पीसीएस परीक्षाओं के लिए राज्यों के जिलों से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के लिए टीम दृष्टि ने शुरू किया है नया कार्यक्रम जिला एक नजर में। यह कार्यक्रम हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 8 बजे दृष्टि पीसीएस चैनल पर प्रसारित होता है। स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस YouTube चैनल में। दृष्टि आईएएस ने विद्यार्थियों के उत्तर लेखन कौशल के लिए अर्थात आंसर राइटिंग स्किल के लिए यह योजना प्रारंभ किया है। इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समान अध्ययन प्रश्न पत्र के जो मुख्य परीक्षा में प्रश्न आए हैं उनका एक सारगर्भित विश्लेषण, साथ ही साथ उत्तर किस प्रकार से लिखा जाए, किस किस संदर्भों का ध्यान रखा जाए ताकि बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करके अच्छे रैंक के साथ आप चयनित हो सकें, इसी के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के साथ साथ यूपीएससी या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी सहयोगी या मददगार साबित होगा। मैं संजीव श्रीवास्तव भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन, यहाँ तक कि सेकेंड पेपर में जो जियो पॉलिटिक्स से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के साथ साथ भू राजनीति से संबंधित, या थर्ड पेपर में कृषि या उद्योग परिवहन से संबंधित जो नीतिगत प्रश्न आते हैं उनका यह सारगर्भित विश्लेषण या एक उत्तर के फॉर्मेट में आप तक संप्रेषित कर रहा हूं ताकि आप में उत्तर लेखन कौशल का बेहतर से बेहतर विकास हो सके। इस प्रक्रिया में 2021 में पूछे गए इस विषय वस्तु से संबंधित सभी प्रश्नों का विश्लेषण आप तक पहुंचाया जा चुका है। साथ ही साथ 2020 में पूछे गए प्रश्न भी आप तक पहुंच चुके हैं। आप उन्हें देखिए, सीखिए, जानिए किस प्रकार से किसी भी प्रश्न के उत्तर का निर्माण किया जाना चाहिए। अब हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं 2019 के मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की प्रक्रिया को, एक प्रारूप। पूरा का पूरा लगभग 14 प्रश्न है। यदि सभी को जोड़ा जाए तो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, इन सभी में किसी न किसी विषय वस्तु से जोड़कर प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो पहला प्रश्न आज हम एक्सप्लेन करेंगे, हालांकि वो 10वां प्रश्न है, अटलांटिक महासागर के जलधारा से संबंधित है। हालांकि बड़ा ही तकनीकी भी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड अर्थात सीधा भी पूछा गया है। चलते हैं, देखते हैं प्रश्न को। और जैसे पहले के YouTube के वीडियोस पे आपने देखा होगा, हमेशा प्रश्न के विश्लेषण की प्रक्रिया में मैं इसे 3 भागों में बांट देता हूं। पहले मैं रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन या डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को बताता हूं, अर्थात प्रश्न की मांग क्या है। और ये आप जरूर समझिए क्योंकि आपकी जानकारी से एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है। आप प्रश्न का उत्तर दीजिए, उसी पर आपका मूल्यांकन होगा। भटकाव कई बार अंक घटा भी सकता है, पेनल्टी भी लग सकता है, मतलब कुछ अंक उसके लिए काटे जाते हैं। उसके पश्चात मैं एक प्रेजेंटेशन बनाता हूं, अर्थात प्रश्न के प्रारूप के अंतर्गत, प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत किस पॉइंट पे कितने शब्द और कौन सा डायग्राम दिया जाना चाहिए, इसके साथ मैं शब्द सीमा तक को बता करके एक प्रेजेंटेशन बनाता हूं। जैसे यह प्रश्न 125 शब्दों का है, प्रश्न में जाएंगे तो देखिएगा आप। और तत्पश्चात फिर उस उत्तर को प्रेजेंट करता हूं कि शब्द के साथ, डायग्राम के साथ, मैप के साथ ये बताना तो बड़ा आसान होता है, परंतु उसी के अनुरूप जो रिक्वायरमेंट है उसको प्रस्तुत भी किया जाना चाहिए ताकि आगे इसको फॉलो करते हुए आप भी अपने उत्तर लेखन कौशल का बेहतर से बेहतर विकास कर सकें। तो चलते हैं, देखते हैं प्रश्न को। यह प्रश्न विश्व के भौतिक भूगोल से जो ओशनोग्राफी अर्थात समुद्र विज्ञान है, समुद्र विज्ञान में जो सागरीय जलधारा है वहीं से पूछा गया है। पहले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। उत्तरी आंध्र महासागर, आंध्र महासागर का तात्पर्य होता है अटलांटिक महासागर से, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर पूरे अटलांटिक को नहीं, आंध्र अर्थात उत्तरी अटलांटिक महासागर को ही पूछा गया है कि जलधाराओं पर उनकी उत्पत्ति के कारण सहित, अर्थात आप प्रत्येक जलधारा को यदि उसके कारण या उत्पत्ति के कारण भिन्न है तो उसको जोड़ करके एक विश्लेषण के साथ सहित एक क्रमबद्ध अर्थात क्रमिक प्रकार से उनका विकास कैसे होता है, एक जो चक्र बनता है उसमें 1 by 1 क्रमबद्ध लेख लिखिए। इंग्लिश में देखें तो राइट अ सिस्टमैटिक एसे ऑन द ओशियन करेंट्स ऑफ नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन विद देयर रीजन्स ऑफ ओरिजिन। यानी नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन के करेंट्स को लिखना है। सिस्टमैटिक का मतलब यही होता है कि जिस क्रम में उनका विकास होता है उसी क्रम में हम उसको
समझेंगे एंड विद देयर रीजंस ऑफ ओरिजिन, अर्थात वो किस कारण से या किस प्रकार के कारणों से या सम्मिलित कारणों से उत्पन्न हुए हैं, उसके साथ एक क्रमबद्ध लेख लिखिए। प्रश्न यही है, अर्थात अगर हम डिमांड या रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन कहें, प्रश्न की समझ, यही मैं बता देता हूं। प्रश्न की मांग कहते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रश्न की मांग अर्थात प्रश्न आपसे क्या रिक्वायरमेंट रखता है, तो इसमें उत्तरी अटलांटिक महासागर के जलधाराओं को, उत्तरी अटलांटिक महासागर के जलधाराओं को क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है जिस क्रम में उनका विकास हुआ है उसी क्रम को फॉलो करते हुए जलधाराओं को क्रमशः उनके उत्पत्ति के कारणों के साथ प्रस्तुत करना है। लेख लिखना है, प्रस्तुत करना है, समझाना है, ये सब तो बस फॉर्मेलिटी हो जाता है। प्रस्तुत करना है, आप इसे कहें तो लेख भी हो सकता है। यानी हमें इसमें 3-4 तथ्यों का ध्यान रखना है इस उत्तर में। पहला ये है कि उत्तरी अटलांटिक ही लिखना है, पूरा अटलांटिक नहीं लिखना। तो यहां पर हम जो प्रति विषुवतीय जलधारा है उसको भी गौण कर सकते हैं, हटा सकते हैं। उत्तरी अटलांटिक को ही लिखेंगे। तो पहले गर्म और शीतल में विभाजित कर देंगे और तत्पश्चात कारण चूंकि स्पेशली जोड़ा गया है, इसलिए 1-2 नहीं बल्कि प्रत्येक जलधारा के संदर्भ में जो कारण है उसके उत्पत्ति से संबंधित व्यवहारिक रूप से उसको प्रेजेंट करेंगे, तभी बेहतर से बेहतर मार्क्स मिलेगा। ये 200 शब्दों का प्रश्न है और 12 अंक है। अर्थात ध्यान रखिएगा, आपके लिए लिखने का स्कोप एग्जामिनर ने यहां पूरा दिया है। 200 शब्द पर्याप्त है, लेकिन चूंकि उत्पत्ति के कारण भी हैं, इसलिए ऐसा मत समझिए कि बहुत ज्यादा शब्द दिया गया है। क्योंकि यदि आप जलधाराओं की उत्पत्ति, लगभग 13 जलधाराएं हैं, 11 तो कम से कम हमें लिखना ही होगा जो कुल उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। तो 11 जलधाराओं को हम लिखेंगे। उन 11 जलधाराओं की उत्पत्ति के कारणों से जोड़ेंगे। तो यदि 11 को ध्यान से सोचिए आप, तो 10-10 शब्द भी आपने लिखा, 10 शब्द में से होगा नहीं, तो 110 शब्द हो गया। और उत्पत्ति के कारणों से जब जोड़ेंगे तो उस पर कम से कम 7, 8, 10 और जुड़ जाएगा। अर्थात कई बार, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि विद्यार्थियों से बात करता हूं कि इस पर आप क्या लिखेंगे, तो पहले बार में विद्यार्थियों का ये मैसेज भी, मतलब उन्होंने कहा कि सर 200 शब्द तो बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा या तो आप जलधाराओं को मात्रात्मक तौर पे मिस कर रहे हैं, कितनी जलधाराओं को मेंशन करना है, और या फिर आप उसके कारणों से सबको जोड़कर लिखने वाले नहीं हैं। दोनों ही तथ्य या दोनों ही प्रकार से उत्तर लिखने पे आपको बेहतर अंक प्राप्त नहीं होगा। और यहाँ पर ये 12 अंक का प्रश्न है, इसमें 9 आराम से प्राप्त कर सकते हैं, 10 भी। इसमें कम से कम 2 या 3 डायग्राम भी हम लोग देंगे, कुछ फ्लो चार्ट भी दे सकते हैं, जिसके माध्यम से एग्जामिनर को एक बहुत बढ़िया मैसेज जाएगा। तो पहले प्रश्न का जो अंडरस्टैंडिंग है, रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, वो यही है। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न के प्रेजेंटेशन की ओर कि प्रेजेंटेशन हम कैसे बनाएंगे। तो इसी प्रश्न को मैं कॉपी कर ले रहा हूं और उसी पे बना दे रहा हूं। यहां पे इसको मिटा देता हूं और इसी बना देता हूं प्रेजेंटेशन। हम इसको कहते हैं प्रस्तुतिकरण, अर्थात प्रस्तुत किस प्रकार से करेंगे, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, इसमें पॉइंट वाइज शब्दों को मैं बताता हूं। जैसे उत्तरी आंध्र महासागर की जलधाराओं पर उनके उत्पत्ति के कारण सहित एक क्रमबद्ध लेख लिखें, तो यहां पर इंट्रोडक्शन हमें देना चाहिए। जैसे उत्तरी अटलांटिक महासागर में जलधाराओं का एक चक्रीय क्रम निर्मित होता है, परंतु इसके साथ साथ कई अन्य जलधाराएं भी उत्पन्न होती हैं जो भू आकृतिक, जलवायुविक
तथा सागरीय जल के विशेषता के सम्मिलित प्रभाव से उत्पन्न होती है। ये आपका होगा परिचय, अर्थात जो परिचय होगा, इंट्रोडक्शन, पहला पॉइंट कह ले या जो भी कहिए, इंट्रोडक्शन, यहां पर हम कम से कम 20 से 25 शब्द खर्च करेंगे और बेहतर होगा कि यहां पर एक फ्लो चार्ट दे दे। फ्लो चार्ट का मतलब होता है जो जलधाराएं हैं एक बार में हम दिखा दें। इससे एक सहूलियत यह भी होता है कि फिर हालांकि आपको याद है तो आप मिस क्यों करेंगे, लेकिन फिर उसी क्रम में आप उसको, चूंकि क्रमशः ही बताने की बात की गई है, तो एक फ्लो में फिर आप उसको बताना शुरू करते हैं और कारण सहित बता देते हैं। तो यहां पर आप एक फ्लो चार्ट ले सकते हैं, फ्लो चार्ट ले सकते हैं। और यदि फ्लो चार्ट लेते हैं तो यहीं पर एक मैप या डायग्राम भी आप दे सकते हैं। ये मैप या डायग्राम आप लास्ट में भी ले सकते हैं, यहाँ कोई ऐसी परेशानी नहीं है, ये लास्ट में भी ले सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ लेते हैं तो एक आध और मैप लेने की मतलब संभावनाएं बन सकती हैं, जिससे कि अधिक अंक आ सकता है। तो मेरा मानना है यहीं पर एक मैप भी दे दीजिए, क्योंकि आपने फ्लो चार्ट में बताया कौन कौन सी जलधाराएं हैं, और फिर एक मैप, और तब उसका फिर विश्लेषण करिए। वैसे फिर मैं बता दूं, उत्तर कई प्रकार से लिखा जा सकता है, बेहतर गुणात्मक उत्तर। तो यहाँ पर फ्लो चार्ट के बाद आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि मैप को लास्ट में दें। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि मुख्य मैप को लास्ट में देंगे तो छोटे छोटे मैप्स को देने की संभावना थोड़ी कम होती है, और शुरू में दे देते हैं तो देने की संभावना बन सकती है। तो दोनों ही तरीका हो सकता है, आप मैप को यहीं दे दें और या मैप को लास्ट में दें। परिचय के बाद 25 शब्द यहां आप खर्च कर चुके हैं, 30 भी हो सकता है। एक फ्लो चार्ट देंगे तो फ्लो चार्ट कम से कम 10 शब्दों का होगा, 10 नहीं 12 से 13 शब्दों का होगा। 12 से 15 शब्द ले लें, मैं 15 शब्द लिख ही देता हूं, लेकिन ये प्रेजेंटेशन की गुणवत्ता को बढ़ा देगा। इसके पश्चात वन बाय वन हमें विश्लेषण करना है, तो इनको मिटा देता हूं, इसकी आवश्यकता नहीं है पॉइंट वाइज। विश्लेषण, जिसमें एप्रोप्रिएट जो कारण है उसके साथ उसको जोड़ करके हम विश्लेषण करेंगे, तो बाकी शब्द उसी में लेंगे। इस प्रश्न में कंक्लूजन की कोई आवश्यकता नहीं है, और एक जो सेट पैटर्न पे विद्यार्थी मान के चलते हैं कि परिचय देना ही है, कंक्लूजन या इंट्रोडक्शन देना ही है, कंक्लूजन या निष्कर्ष देना ही है, ऐसा आवश्यक नहीं है। क्योंकि लास्ट में फिर यही कंक्लूजन दिया जा सकता है। उपयुक्त कारणों या उपयुक्त प्रकार से हम समझ सकते हैं कि उत्तरी अंध्र महासागर में या अटलांटिक महासागर में इस प्रकार के कारणों से इस प्रकार की जलधाराओं का या ये जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, शब्द बेवजह जाएगा। ये तब होता है जब आपके पास कंटेंट की कमी हो, कंसेप्ट की कमी हो, तब ऐसा दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर विश्लेषण देंगे हम लोग। तो 40 शब्द के आसपास आपका ऑलरेडी खर्च हो चुका है, और 40 शब्द के बाद बचता है हमारे पास 160 शब्द। 160 शब्द पर्याप्त है, हम बेहतर प्रकार से उसको विश्लेषित करेंगे। तो यही इस उत्तर का प्रेजेंटेशन होगा। और अब चलते हैं हम लोग उत्तर की ओर, अर्थात इसको फिर मिटा करके यहीं से हम शुरू करते हैं उत्तर को। तो डायरेक्शन हमको समझ में आ ही गया है, किस प्रकार से क्या क्या हमें विश्लेषित करना है। अब हमें सिंपल उत्तर बनाना है। तो यहां उत्तर बनाने की प्रक्रिया में हम लोग चलते हैं। तो पहले जो परिचय हमने कहा था, वो परिचय तो मैं यहां साइड में लिख दे रहा हूं, आपको लिखना नहीं है। परिचय, इसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन, अमुख भी कहते हैं इसको। उत्तरी, अब आंध्र लिखा हुआ है तो आप भी आंध्र लिखिएगा, अच्छा रहेगा। हालांकि इंग्लिश में अटलांटिक लिखा हुआ है। उत्तरी आंध्र महासागर उत्तरी आंध्र महासागर
में भू आकृतिक, जलवायुविक एवं सागरीय जल के विशेषता के सम्मिलित प्रभाव से गर्म, उष्ण भी लिख सकते हैं हम लोग, गर्म एवं शीतल जलधाराओं का क्रमिक एवं चक्रीय प्रवाह उत्पन्न होता है, या यहां पर आप विकसित होता है लिख दें तभी चलेगा। उत्पन्न चूंकि उस पर दिया हुआ है, उत्पत्ति है तो उत्पन्न ठीक है, उत्पन्न होता है। ये यहां परिचय हो गया। अब इस परिचय को आप ध्यान से देखिए, तो मैंने इस परिचय में जो डायरेक्शन था उत्तरी आंध्र महासागर वो दे दिया। यहां पे मैंने मेंशन किया है भू आकृतिक कारक, जलवायु कारक और सागरीय जल की विशेषताओं। इन तीनों के कई सब कॉजेज भी होंगे। भू आकृतिक कारक को ही ग्रहीय कारक भी कहते हैं, प्लेनेटरी कॉजेज। इन तीनों के सम्मिलित प्रभाव से गर्म एवं शीतल जलधाराओं का क्रमिक, यही डिमांड भी है, एवं चक्रीय प्रवाह उत्पन्न होता है। अब यहां पर कुछ मत दीजिए कि इसको नीचे के दिए गए फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं वगैरह वगैरह। आप सीधे क्रम में जिस प्रकार से विकसित हुआ है उसकी चर्चा कीजिए। तो यहां पर उत्तरी आंध्र महासागर की जलधाराएं, ये मैं इसलिए बोलता हूं बार बार क्योंकि जलधाराएं एक तो भूलना नहीं होगा, दूसरा ये बेस्ट प्रेजेंटेशन मुझे इसलिए लगता है क्योंकि एग्जामिनर को एक बार में दिख जाएगा इतनी जलधाराओं को विद्यार्थी ने प्रेजेंट किया है, या इसी को आगे विद्यार्थी विश्लेषित करेंगे। तो ये बेस्ट वे होता है किसी भी चीज को प्रेजेंट करने का। हमारे पास शब्द भी पर्याप्त है। तो यहां पर पहले हम दे देंगे गर्म जलधाराएं, और उसके बाद दे देंगे शीतल जलधाराएं। यहां पे नंबरिंग भी हम लोग दे देंगे, शीतल। कुछ जलधाराओं को लेकर एग्जामिनर या बुक्स में जो राइटर्स हैं वो दो प्रकार की सूचनाएं देते हैं। जैसे नॉर्वे की जलधारा, आप ऑक्सफोर्ड एटलस को भी पढ़िएगा तो उसमें दिया हुआ है शीतल जलधारा या मौसमी जलधारा, अर्थात शीत ऋतु में शीतल और ग्रीष्म ऋतु में गर्म। ऐसा बिल्कुल नहीं है, नॉर्वे की जलधारा गर्म जलधारा ही है। तो कंक्लूजन वाइज जो मोस्ट एक्सेप्टेबल बुक्स हैं यूपीएससी के या यूपीपीसीएस के लिए, उसके सूचनाओं को ही मैं यहाँ पर संप्रेषित करूँ। तो जो गर्म जलधाराएं हैं उसमें सबसे पहला नाम आएगा नॉर्दर्न अटलांटिक इक्वेटोरियल वार्म करंट। इसको विश्लेषित करेंगे जब इसको हम लिखेंगे तब। जो दूसरा होगा वो हो जाएगा गुएना, जहां पर ब्राजील के पास फ्रेंच गुएना राष्ट्र भी है। इसके अलावा होंडुरास, जमाइका, सूरीनाम और भी हैती आदि भी उसका नाम है। इतनी जलधाराएं काफी हैं। तो इस 2 नंबर पे ही 4 को मैंने ले लिया है। तीसरा हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम। ये मैं शीतल वाले को थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहा हूं।
ताकि बाकी को यहाँ पे हम लोग लिख सकें। तो 3 ये हो गया। चौथा, थोड़ा इधर से लिखता हूं। चौथा, इस गल्फ स्ट्रीम के बाद आएगा फ्लोरिडा। फ्लोरिडा की गर्म जल धारा। इसके बाद पांचवा हो जाएगा नॉर्दर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट। इसको भी विशेषित करूंगा नाम के साथ आगे, नॉर्दर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट। और छठा हो जाएगा इसी के बाद इरमिन्नर। इरमिन्नर। सातवां नॉर्वे। आठवां रनेल। अब देखो, रनेल को और इरमिन्नर को उसके डायरेक्शन के अनुसार देखा जाए तो भूगोलवेत्ताओं का मानना है ये शीतल है, लेकिन उसके प्रभाव को देखा जाए तो ये गर्म है। इसलिए कई जगह शीतल में और कई जगह गर्म में मिलता है, परंतु प्रभाव को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, इसलिए हमने प्रभाव के आधार पर 8 गर्म जलधाराओं को लिख दिया है। और जो शीतल जलधाराएं हैं उनमें 9th, तो सबसे पहले हो जाएगा लिब्राडोर। लिब्राडोर, लिब्राडोर को ही हम कहते हैं पश्चिमी ग्रीनलैंड। लेब्राडोर को ही हम कहते हैं पश्चिमी ग्रीनलैंड। फिर हो जाता है पूर्वी ग्रीनलैंड। पूर्वी ग्रीनलैंड। और लास्ट में हो जाएगा केनारी। तो ये तीनों हो जाते हैं शीतल और ये 8 हो जाता है गर्म। ठीक है। अब यहीं पर, अब इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को ये पूरा बढ़िया से मैसेज दे दिया आपने, एक बेहतर परिचय के साथ, कि सारे कॉजेज अर्थात कारणों को मैं समझ रहा हूं और फिर ये इसी क्रम में विकसित हुए हैं, डेवलप हुए हैं, तो आप उसको भी एक बेहतर प्रकार से फ्लो चार्ट के द्वारा दिखा रहे हैं। अब मेरा मानना है यहीं पर एक आप मानचित्र दे दीजिए और इनको सभी को दर्शा दीजिए और तब फिर सबको 1 बाय 1 विश्लेषित कीजिए और अप्रोप्रिएट पिक्चर्स वहां भी हम ले सकते हैं, है ना। तो चलते हैं हम लोग, एक पिक्चर लेते हैं। सबसे पहले पिक्चर पूरे पेज के विड्थ पे मत लीजिए, राइट साइड में तो आधे, मतलब पूरा अगर चौड़ाई ऐसे है ना, तो इधर राइट साइड में आधे से लेकर के, चूंकि हांसी पे लिखना मना होता है, वहां तक पे पिक्चर बनाइए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसे मान लीजिए अटलांटिक महासागर के विषय में हम लोग लिख रहे हैं और उत्तरी है, तो दक्षिणी बनाने का कोई खास आवश्यकता भी नहीं यहाँ पे है। यहाँ पे इस प्रकार से नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे अफ्रीका हो जाएगा, ये यूरोप हो गया, यहीं पर ब्रिटेन है, यही बिस्किक की खाड़ी है, ये ग्रीनलैंड है, यहाँ पर आइसलैंड है। ठीक है। तो इसी के अनुरूप हमें सब चीज़ें बतानी हैं। और यहाँ पे देखेंगे आप तो क्यूबा है, जमाइका है, इधर पनामा आदि हो गया, इधर गुएना है ना। इन द्वीपों से, जो कैरिबियन द्वीप हैं, इसके वजह से काफ़ी चेंजेस आता है। अब इसमें 1 बाय 1 ले हम लोग, तो सबसे पहला इस जलधारा का विकास होगा जो पृथ्वी के घूर्णन से विकसित होता है,
ये पहला है नॉर्दर्न अटलांटिक इक्वेटोरियल वार्म करंट, ये पहला वाला है। अब यहाँ पर इसलिए मैंने नंबरिंग लिया था कि यहाँ टकराने के बाद ये यहाँ से इधर 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 अर्थात कई शाखाओं में बट के प्रवाहित होंगे, तब इनको हम कहेंगे 2 नंबर। फिर यहाँ से सम्मिलित होकर के जब ये मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करेंगे तो इनको कहेंगे 3 नंबर अर्थात गल्फ स्ट्रीम। इसका नाम है फ्लोरिडा, ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है। तो फ्लोरिडा प्रायद्वीप के पास जब ये पहुंचेगा, हम लोग चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं, तो इसी का नाम हो जाएगा 4 नंबर फ्लोरिडा की जलधारा। लेकिन फिर जब ये आगे बढ़ेगा तो इसका नाम हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम अर्थात 3 नंबर। तो आप ये मत सोचिएगा 3 फिर कहाँ से आ गया, बेसिकली केवल फ्लोरिडा प्रायद्वीप के पास ही इसको हम कहते हैं फ्लोरिडा की गर्म जलधारा, बाकी ये पूरा का पूरा गल्फ स्ट्रीम ही है। यहां तक है। अब यहां पर कनाडा का एक जगह है जिसका नाम है न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड, यहां पर क्या गेम होता है कि मैं ग्रीन से बनाता हूं शीतल को, ये ग्रीनलैंड है, ये जो प्रायद्वीप है इसका नाम है लेब्राडोर प्रायद्वीप। लेब्राडोर प्रायद्वीप। तो हिम के पिघलने से यहां से जो जलधारा चलेगी उसका नाम होगा, देखो ये ग्रीनलैंड के पूर्व में है तो ये पूर्वी ग्रीनलैंड हो जाएगा। ये लेब्राडोर है, इसका नाम हो जाएगा। अब यहां पे मैंने जो दिया था नंबरिंग, आप रिकॉल करिए 9 और 10, तो आप यहां पर दे सकते हैं ये 9 नंबर है, ये 10 नंबर, अर्थात पश्चिमी ग्रीनलैंड या लेब्राडोर की जलधारा और पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा ये आपस में मिल करके न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम से मिल जाते हैं। क्लियर हो गया, गल्फ स्ट्रीम से मिल जाते हैं। अब यहां से फिर से जो जलधारा चलती है उसका नाम गर्म जलधारा है, उसका नाम है नॉर्दर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट। और आइसलैंड के पास इसकी एक शाखा ऐसे मूव करती है गोल, इसी को कहते हैं इरमिन्नर। तो यहां पर 4 तक मैंने बताया था, 4 के बाद 5वां हो जाएगा नॉर्दर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट, 6ठा हो जाएगा इरमिन्नर, आप नंबरिंग से उसको मैच भी कर लीजिए, 7वां हो जाएगा नॉर्वे और 8वां हो जाएगा रनेल। अब 6 से यहां पे जब जाएगा तो इसको कहेंगे 7 नंबर नॉर्वे, आप लिख दीजिए नॉर्वे। और इसी की एक शाखा यहां पे इंग्लिश चैनल, ये इंग्लिश चैनल है, और ये बिस्केक की खाड़ी, बिस्केक की खाड़ी में आएगा तो कहेंगे रनेल जलधारा, ये हो गया 8वां। यही 8 जलधाराएं हैं जिसमें कि 2 मैंने गर्मी बता दिया है, तो 10 जलधाराएं अभी तक क्लियर हो गई। अब इसी रनेल जलधारा का एक शाखा आगे बढ़ेगा तो ये शीतल हो जाएगा, इसको मैं ग्रीन से इंडिकेट कर देता हूं, ये यहां पर ऐसे आके मिल जाएगा, यहीं पर है किनारी द्वीप, किनारी द्वीप, इसका नाम हो जाएगा किनारी की जलधारा। यही 11 कुल जलधाराएं हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर में, और यही क्रम है, इसलिए नंबरिंग, और चाहे तो आप नाम में लिख सकते हैं, जैसे इसका नाम है पूर्वी ग्रीनलैंड, पूर्वी ग्रीनलैंड, इसका नाम है, चूंकि टाइम जाता है इसलिए मैं कह रहा था। अब यहां पर कारणों को स्पष्ट करना है कि भाई कारण सहित इसका विकास किस प्रकार से होता है ना। तो 1 बाई 1, अब चूंकि आधे में आप ये बनाएंगे तो आधे में इधर आप लिख भी सकते हैं, वही प्रक्रिया मैं यहां शुरू करता हूं। कुछ और भी पिक्चर्स बनेंगे ताकि आपको और सपोर्ट मिले। मैंने कहा ना कि 12 में 9 तक आराम से प्राप्त किया जा सकता है। तो पहले हम पहले जलधारा से ही चलते हैं, तो लिखते हैं हम लोग नॉर्दर्न नॉर्दर्न अटलांटिक इक्वेटोरियल वार्म करंट, अर्थात
उत्तरी, आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं शब्द बचाना हो तो, उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय गर्म जलधारा पृथ्वी के घूर्णन, देखो जब अर्थ रोटेट करेगा, पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, तो वाटर पीछे छूटता है। जैसे बाल्टी में आप पानी ले लो और बाल्टी को झटके से घुमाओ या घुमाओ, तो वाटर जो उसका है ना, उसी मोमेंटम से नहीं घूम पाएगा, वो थोड़ा धीमे आएगा। तो जब धीमे रहेगा तो लगेगा कि पानी उल्टी दिशा में ऐसे चल रहा है, बाल्टी ऐसे घूम रहा है तो पानी ऐसे चल रहा है। ठीक इसी प्रकार से, तो समझाने के लिए बताएं, पृथ्वी चूंकि पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, रोटेशन करती है, इसलिए जल पूरब से पश्चिम की ओर पीछे छूटता है। और इसीलिए देखो, इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट, तो पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में जल प्रवाहित होता है, यद्यपि इसमें सन्मार्गी वायु का प्रभाव भी शामिल है। अब इतने से ही आपका ये पहला वाला कंप्लीट हो गया। इसका विश्लेषण कि आखिर ये कैसे उत्पन्न होता है। ये भूआकृतिक या ग्रहीय कारण है, पृथ्वी के घूर्णन से कंसर्न है। लेकिन घूर्णन के अलावा, और यहां पे एक तरीका अपनाइए, आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए, पृथ्वी के घूर्णन और थोड़ा सा सन्मार्गी वायु, इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव से ये उत्पन्न होता है। आप चाहें तो, चूंकि शब्द बहुत ज्यादा खर्च नहीं हुआ है, कि 5 से 12 डिग्री अक्षांश के बीच इसका प्रवाह होता है, चाहे तो मेंशन कर दें। दिशा में 5 डिग्री नॉर्थ से 12 डिग्री नॉर्थ के बीच। अब घूर्णन के विपरीत दिया हुआ है तो फिर दिक्कत ही नहीं है। क्लियर हो रहा है? तो ये हो गया आपका पहला वाला, अर्थात जो फर्स्ट जलधारा। यहां पर नंबरिंग आपको लिखते समय नहीं देना है, ओवरऑल ये हो गया। अब यहां पर महाद्वीपीय बाधा और जल के प्रवाह से उत्पन्न दबाव, जैसे जल अगर फ्लो कर रहा है, कैसे एक लाइन लगी हो, बीच में एक लाइन में आदमी सो जाए या खड़ा रहे, केवल चलने में इच्छुक ना हो, लेकिन पीछे वाला आगे धक्का मारता रहे तो आगे बढ़ता रहेगा ना। जलधाराओं के प्रवाह क्रम में जल का आगे की ओर एक दबाव उत्पन्न होता है, जिससे जल आगे बढ़ता जाता है। और महाद्वीपीय बाधा, जैसे एक कमरा है, मान लीजिए उधर से जल आ रहा है, जब यहां टकराएगा तो या तो इस दिशा में जाएगा या इस दिशा में जाएगा। तो महाद्वीपीय बाधा नहीं तो इस जल को मोड़ दिया। तो यहां पर यही गुयेना है, फ्रेंच गुयेना है, त्रिनाद है, टोबैको है, तो सुरिनाम है, जमाइका है। तो यहां पर महाद्वीपीय बाधा और साथ में जल के पीछे से गतिक दबाव के कारण जल कई शाखाओं में बंटकर प्रवाहित होता है। जहां से प्रवाहित होता है उसे उसी स्थानीय नाम से जानते हैं, जो जमाइका, सुरिनाम के नाम से जाना जाता है। तो पहले वाले का ये हो गया। पुनः महाद्वीपीय बाधा, महाद्वीपीय एवं द्वीपीय बाधा से नॉर्दर्न अटलांटिक इक्वेटोरियल वार्म करंट कई शाखाओं में बंट जाता है तथा जलीय प्रवाह से उत्पन्न दबाव, फ्लो उत्पन्न गतिक दबाव
से ये आगे प्रवाहित होते हैं। जहां से ये प्रवाहित होते हैं, जहां से ये प्रवाहित होते हैं, उनका नामाकरण या उनकी पहचान उसी से निर्धारित। अब यहां पे चाहे तो आप लिख भी सकते हैं निर्धारित होता है, यहीं पे वाक्य खत्म कर दीजिए। गुएना, अब जो चारों जलधाराएं हमने आपसे बताया था, गुएना, होंडुरास, जमाइका, की जलधारा, तो यहां पर दूसरे वाले को भी आपने बहुत क्रम से विकसित किया, मतलब जोड़ा कारण के साथ। अब आता है तीसरा, ये गल्फ स्ट्रीम है ना। पुनः सभी जलधाराएं एक होकर मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। उसे गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। इसकी उत्पत्ति में भी महाद्वीपीय बाधा, क्योंकि उसी से ऐसे गोल घूमता है, बाधा तथा जल का गतिक दबाव है। अब यहां पर आपने गल्फ स्ट्रीम को शॉर्टेस्ट प्रकार से कारण सहित बता दिया। यहां पे एक पिक्चर आप और ले सकते हैं जो फ्लोरिडा से और गल्फ स्ट्रीम से कंसर्न है, तो अंक आपका निसंदेह और ज्यादा, मतलब प्रस्तुतिकरण आपका और बेहतर और प्रभावी हो जाएगा। मैं बताता हूं कैसे। जल का गतिक दबाव है, मैक्सिको की खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी में, देखो महाद्वीप पर तापमान अधिक होता है और महासागरों में तापमान तुलना में कम होता है, तो महाद्वीप गर्म हो जाएगा, हाई टेम्परेचर तो लो प्रेशर, लेकिन हाई टेम्परेचर से जो तटीय क्षेत्र का जल है उसका भी तो तापमान बढ़ा देगा, तो जो तट से सटा हुआ जल है वही जलधारा जा रही है, वहां पर तापमान में वृद्धि से वाष्पीकरण ज्यादा होगा, तो लवणता में वृद्धि हो जाएगी, और लवणता की इस वृद्धि से घनत्व प्रवणता का निर्माण होता है, डेंसिटी ग्रेडियंट, और फ्लोरिडा के जलधारा में घनत्व प्रवणता की वजह से वृद्धि हो जाती है, अन्यथा उसको गल्फ स्ट्रीम ही हम कहते हैं। लेकिन फ्लोरिडा इसलिए कहते हैं चूंकि उसकी गति में सापेक्षिक रूप से वृद्धि पाई जाती है, जो घनत्व प्रवणता डेंसिटी ग्रेडियंट के कारण होता है। क्लियर हो रहा है? तो मैं बताता हूं थोड़ा और विस्तार से। मेक्सिको की खाड़ी में महाद्वीपीय उष्णता, उष्णता मतलब गर्मी, महाद्वीप की गर्मी, महाद्वीपीय उष्णता से तटीय
जल भी गर्म तथा अधिक वाष्पीकरण से लवणता में वृद्धि, जिससे घनत्व प्रवणता में वृद्धि, डेंसिटी ग्रेडियंट, घनत्व प्रवणता में वृद्धि, जिसके कारण फ्लोरिडा प्रायद्वीप के निकट के संलग्न, निकट नहीं, प्रायद्वीप के संलग्न मतलब लगा हुआ, जुड़ा हुआ क्षेत्र में, जिसके कारण फ्लोरिडा प्रायद्वीप के संलग्न क्षेत्र में गल्फ स्ट्रीम के गति में वृद्धि होता है। इसीलिए फ्लोरिडा गर्म जलधारा कहते हैं, क्योंकि गति थोड़ी भिन्न हो गई। फ्लोरिडा गर्म जलधारा कहते हैं। यहां आप दो पिक्चर बना सकते हैं, मैं बताता हूं कैसे। एक तो चाहे तो केवल आप मैक्सिको की खाड़ी को बना दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है पूरा अमेरिका बनाने का। अब यहीं पे एहतियाती है, यहां से प्रवेश करता है, ये है गल्फ स्ट्रीम, यहां तक आप कहिएगा ये है 3 नंबर गल्फ स्ट्रीम, और ये क्या था, फ्लोरिडा। तो यहां पर लवणता में वृद्धि की वजह से अधिक वाष्पीकरण, चूंकि पूरा गोल है ना ये, तो महाद्वीप का प्रभाव ज्यादा होगा, यही हो गया फ्लोरिडा। तो इसको स्पेशली हम इससे अलग इसलिए करते हैं। अब ये फ्लोरिडा हो गया 4 नंबर, इसको घनत्व प्रवणता से भी थोड़ा कंसर्न कर दीजिए। होता ये है कि जैसे सागर का ये एक सतही जल हमने लिया, अगर यहां पर अधिक तापमान होगा तो अधिक वाष्पीकरण होगा, अधिक वाष्पीकरण, अधिक तापमान, अधिक वाष्पीकरण, अधिक लवणता, ये क्रम बनता है, अधिक लवणता। तो जब लवणता में यहां पर वृद्धि हो जाएगी ना, तो यहां पर जल का जो भार है वो नीचे वाले जल से बढ़ जाएगा। तो जल क्या करेगा, नीचे की ओर डिस्प्लेस होना चाहेगा, स्थानांतरित होना चाहेगा, बट वो 90 डिग्री पे वर्टिकली डिस्प्लेस या स्थानांतरित नहीं हो पाएगा। इट मूव्स डायगोनली, अर्थात तो तिरछे मुड़ेगा, जैसे इस प्रकार से। जब तिरछे वो अंदर की ओर नीचे जाता है तो ऊपर में जल स्तर की कमी हो जाती है। ये सतह पे जल स्तर को भरने के लिए क्षैतिज रूप से जल का प्रवाह होता है, इसी को घनत्व प्रवणता, अर्थात जल के घनत्व में परिवर्तन से ये जलधारा का निर्माण होता है। तो यहां पे आप लिख देंगे घनत्व प्रवणता से, घनत्व प्रवणता से फ्लोरिडा जलधारा का विकास। एग्जैक्टली गल्फ स्ट्रीम और फ्लोरिडा में क्या डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है, क्या कारण है, इसको बहुत अंतर संबंधित करके एक बेहतर कंसेप्ट या अवधारणा के साथ आपने प्रस्तुत कर दिया। और ध्यान दीजिए, यहां पर आपने
महासागरीय जल की विशेषता और साथ में महाद्वीपीयता के प्रभाव, इन दोनों को अंतर संबंधित किया है। महाद्वीप के प्रभाव से तापमान में वृद्धि हुई, तापमान में वृद्धि से वाष्पीकरण में वृद्धि हुआ, वाष्पीकरण में वृद्धि से सतह पर लवणता में वृद्धि हुई, एंड देन ये पूरा का पूरा घनत्व में डिफरेंस आया और तब ये जलधारा की गति में वृद्धि पाई गई। तो बहुत एप्रोप्रिएट कॉज या कारण, तभी आप 12 में 9 या कई बार 10 भी आप डिजर्व कर सकते हैं। तो यहां तक 4 नंबर जलधारा को आप शब्द भी काउंट करते रहिएगा, उसी के आसपास एक बेहतर, चूंकि पिक्चर क्या करता है, डायग्राम या मैप, कि आपके प्रेजेंटेशन को अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे और अधिक बढ़ा देता है, गुणवत्ता युक्त बना देता है। तो आपको अंक हमेशा बेहतर ही आएगा। ऐसे डायग्राम जरूर बनाइए। अब यहाँ के बाद मैंने कहा था फिर न्यू फाउंडलैंड तक गल्फ स्ट्रीम ही प्रवाहित होगा, तो उसकी आवश्यकता फिलहाल यहाँ नहीं है, लिख तो देंगे, लेकिन न्यू फाउंडलैंड के पास हिम के पिघलने और जल स्तर में वृद्धि से 2 शीतल जलधाराएं जन्म लेती हैं, पूर्वी ग्रीनलैंड और लेब्राडोर या पश्चिमी ग्रीनलैंड। क्लियर हो रहा है? तो यहां पे इसको मेंशन करेंगे। चलते हैं अगले पेज पर। फ्लोरिडा, अब सिंपल फ्लोरिडा जलधारा आगे न्यू फाउंडलैंड तक गल्फ स्ट्रीम कहा जाएगा। अर्थात फिर से नाम उसका वही हो जाएगा, क्योंकि प्रभावी तो गल्फ स्ट्रीम ही है, गति में वृद्धि की वजह से उसको हमने फ्लोरिडा कहा था। अब यहां पर फिर पैराग्राफ चेंज करिए, ध्रुवीय क्षेत्र में या सिंपल ग्रीनलैंड के पूर्वी भाग में हिम के पिघलने एवं, यहां पे एक ही साथ मैं दोनों देता हूं, पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में, पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में हिम के पिघलने एवं जल स्तर में वृद्धि से अब यहां पर लिख दीजिए क्रमशः। क्रमशः का मतलब होता है, पहले आपने लिखा था पूर्वी, तो पहले पूर्वी वाला और फिर पश्चिमी वाला। क्रमशः पूर्वी ग्रीनलैंड शीतल, पूर्वी ग्रीनलैंड एवं लेब्राडोर या पश्चिमी ग्रीनलैंड शीतल जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। अब यहां पर फिर आप वर्ड काउंट कीजिए, आपने दोनों को एक बार में प्रेजेंट कर दिया, और मैंने कहा ना जहां पे आप लिखिए, तो जैसे हिम के पिघलने से अंडरलाइन कर दीजिए और जल स्तर में वृद्धि से। भाई जब प्लावी हिम मेल्ट करेगा, पिघलेगा, तो वाटर लेवल बढ़ जाएगा, तो बढ़े हुए वाटर लेवल से कम वाटर लेवल की ओर उसका एक फ्लो होगा, है ना। और ये हिम के पिघलने से है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर है, तो इसको क्या कहेंगे? शीतल। इसलिए परिचय में ही हमने गर्म और ठंडी जलधाराओं के विषय में भी क्लियर कर दिया था। तो यहाँ पर यह भी क्लियर हो गया कि कैसे उत्पन्न होती हैं।
इनका प्रवाह बेहतर होगा, लिख देते हैं कनाडा के न्यू फाउंडलैंड। कनाडा के, अगर शब्द कम करना हो तो कनाडा हटा दीजिए, न्यू फाउंडलैंड तक होता है, जहां ये गल्फ स्ट्रीम से मिलकर कुहरे का निर्माण करते हैं। ये चाहे तो अपना भी लिखें, क्योंकि इससे जलधारा का कोई मतलब नहीं है। निर्माण करते हैं, क्योंकि प्रभाव तो लिखना नहीं है ना। अब देखो, यहीं से न्यू फाउंडलैंड से पछुआ वायु के प्रभाव के कारण और साथ में गति दबाव, भाई जल स्तर, जहां भी जलधारा जा रहा है जल स्तर बढ़ता जा रहा है, तो गतिक दबाव मतलब फ्लो की वजह से, मतलब एक के प्रभाव से या एक की गति से आगे वाले में भी गति उत्पन्न होगा, इसको बोलते हैं गतिक दबाव, डायनेमिक प्रेशर। और साथ में पछुआ वायु, वेस्टर्ली विंड के प्रभाव से नॉर्दर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट गर्म जलधारा का विकास होता है। पुनः न्यू फाउंडलैंड से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर पछुआ वायु के प्रभाव से, अब यहां पर NAD तो लिखिए, लेकिन फुल फॉर्म को ब्रैकेट में लिख दीजिए, उत्तरी अर्थात नॉर्दर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट प्रभाव से NAD का विकास होता है, जो पश्चिमी यूरोप तक प्रवाहित होता है। पश्चिमी यूरोप तक प्रवाहित होता है। क्लियर हो रहा है? अब यहीं पर चर्चा आ जाएगा इरमिन्नर जलधारा का। तो यहां पर द्वीप के वजह से जल उसके चारों ओर घूमने लगता है। द्वीप नहीं होता तो ऐसा नहीं होता है ना। तो यहां पे न्यू फाउंडलैंड से पछुआ वायु के प्रभाव से NAD अर्थात नॉर्दर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट का विकास हुआ। इसको अंडरलाइन कर देंगे। प्रवाह के क्रम में उस द्वीप का नाम है आइसलैंड। द्वीपीय बाधा जो एक बैरियर बनता है, से जल उसके चारों ओर प्रवाहित होता है, तो उसे ही इरमिन्नर जलधारा कहते हैं। अर्थात आइसलैंड द्वीपीय बाधा इरमिन्नर जलधारा के जन्म के लिए कारण है। आ रहा है समझ में? आइसलैंड बाधा पश्चिमी यूरोप पे नॉर्वे के तटीय क्षेत्र से जल की एक पतली पट्टी की तरह या एक सकरा जलधारा जल
नॉर्वे के समानांतर पश्चिमी यूरोप से उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगता है, तब उसे नॉर्वे का जलधारा कहते हैं। पश्चिमी यूरोप में NAD की एक शाखा मतलब ब्रांच नॉर्वे के तटीय क्षेत्र से, नॉर्वे के तटीय क्षेत्र के समानांतर ध्रुवीय क्षेत्र की ओर प्रवाहित होता है जिसे नॉर्वे गर्म जलधारा कहते हैं। इसकी उत्पत्ति का कारण नॉर्वे प्रायद्वीप या नॉर्वे स्थलखंड एवं पीछे से जल का, या जल से बेटर रहेगा लिख देते हैं जलधारा का गतिक प्रवाह है। अब आप चाहें तो यहाँ पे एक मानचित्र दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई शाखाएं बटेंगी ना, तो यहाँ पर ऐसे नॉर्वे का जो पेनिनसुला है उसको आप ऐसे बनाइए और यहीं पर ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जलधारा है ऐसे आएगा NAD। अब इस फ्लो के प्रेशर से यहाँ से ये एक उत्तर की ओर जाएगा, तो इसी को कहेंगे नॉर्वेगियन, नॉर्वे की जलधारा। इसी का एक छोटा सा पार्ट इंग्लिश चैनल में जाएगा, यहीं पर इंग्लिश चैनल है, लेकिन इसको किसी स्पष्ट, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, इसको किसी स्पष्ट जो है जलधारा से नामित नहीं करते। ये जो है वो बिस्केक की खाड़ी क्लियर हो गया। इसी की एक शाखा यहां पे आएगी तो इसको कहेंगे रनेल, और फिर इसी का एक फ्लो ऐसे मुड़ जाएगा तो कहेंगे केनारी। अब इनके प्रवाह का मूल कारण जलीय प्रवाह, जलीय गतिक प्रवाह की प्रक्रिया है, क्योंकि पीछे जल जब धक्का देगा तो रुक तो जाएगा नहीं। जैसे बाल्टी में आप एक जगह से भी ऐसे हाथ से पानी को धक्का दें तो पानी घूमेगा सर्कुलेटरी, इसी को कह रहे हैं जल का गतिक दबाव, बहाव का गतिक दबाव। आ रहा है समझ में? इसी से रनेल और इसी से फिर किनारी जलधारा का विकास होता है। यहाँ प्रभाव आदि बिल्कुल चर्चा नहीं करनी, क्योंकि उस पर पूछा ही नहीं गया है। इस मानचित्र से थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगा। अब यहाँ पे फिर हम लोग लिखते हैं आगे पैराग्राफ चेंज करके, NAD से नॉर्वे तटीय क्षेत्र में ध्रुवीय क्षेत्र की ओर प्रवाहित होता है, जिसे नॉर्वे गर्म जलधारा कहते हैं। इसकी उत्पत्ति के लिए नॉर्वे प्रायद्वीप तथा पीछे से जलधारा का गति प्रवाह है, और स्पष्टता से लिख दिया गया। साथ ही
NAD की एक शाखा इंग्लिश चैनल में प्रवेश करता है, परंतु इसकी स्पष्ट पहचान नहीं होती। स्पष्ट पहचान का मतलब हमेशा ये फ्लो नहीं करता, परंतु अधिक मात्रा में जलधारा के चक्रीय गतिक प्रवाह के कारण एक शाखा, एक ब्रांच बिश्केक की खाड़ी में प्रवेश करता है, तब उसे रनेल जलधारा कहते हैं। रनेल जलधारा कहते हैं। यहां पर आपको बार बार गर्म या ठंडा लिखने का कोई अभिप्राय नहीं है, क्योंकि प्रारंभ में जो हमने फ्लो चार्ट दिया था उसमें बिल्कुल स्पष्ट था कि कौन गर्म है और कौन ठंडा। इसलिए वो इंडिकेटिव तरीके से भी, चूंकि शब्द बढ़ेगा, और मैंने कहा ना, एक बहुत अच्छा अनुशासन है, डिसिप्लिन है, ब्यूरोक्रेसी में इसकी खासकर आवश्यकता है। और ये आंसर राइटिंग का स्किल है, दक्षता है, जो शब्द सीमा दिया गया है उसी में आप उसको प्रेजेंट करने का प्रयास करें। और वैसे भी 200 शब्द है, पर्याप्त है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ शब्द की कटौती आप कर सकते हैं, करना चाहिए। आगे पुनः मैं कलर इसलिए चेंज कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। तो NAD की एक शाखा इंग्लिश चैनल में, बट यहाँ कोई नामकरण नहीं है, अधिक मात्रा में जलधारा के चक्रीय गतिक प्रवाह से बिश्केक खाड़ी में प्रवेश करता है, तो रनेल जलधारा। तो कारण और जलधारा का नाम, पुनः उसी की प्रमुख शाखा, मतलब मुख्य जो जल है वो इसी में आएगा, प्रमुख शाखा चक्रीय गतिक प्रवाह के कारण उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के समानांतर विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होता है। अब अफ्रीका के पश्चिमी तट पर ही किनारी आइलैंड है, उसी किनारी आइलैंड की वजह से इसको किनारी कहते हैं। और विषुवत रेखा की ओर है ध्रुव से, तो शीतल कहेंगे। विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होता है, किनारी द्वीप के निकट से प्रवाह के कारण किनारी शीतल जलधारा, किनारी जलधारा भी कह सकते हैं, किनारी जलधारा कहा जाता है या कहलाता है। कहलाता में एक ही शब्द काउंट होगा, कहा जाता में 2 शब्द काउंट होगा। तो ये तरीका है, कहलाता है
तो ओवरऑल यही आपका पूरा का पूरा विश्लेषण है। और लास्ट में मैं चेंज करके बताता हूं। इस प्रकार उत्तरी अटलांटिक महासागर में उपयुक्त कारणों से जलधारा का चक्रीय प्रवाह पूरा होता है। यहां पर क्रमिक चक्रीय प्रवाह दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जलधाराओं का क्रमिक चक्रीय प्रवाह पूरा होता है। अगर शब्द पूरा हो गया हो तो आप इस निष्कर्ष को हटा भी सकते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन निष्कर्ष हटाते हैं तो ये जरूर लिखिए, उपयुक्त प्रकार से जलधाराओं का चक्रीय प्रवाह पूरा होता है, क्योंकि ये जरूरी है, सर्कुलेटरी मूवमेंट। क्योंकि जल का जो गतिक प्रभाव है, उस गतिक प्रभाव और दबाव के कारण से कई जलधाराओं का जन्म हुआ है। इसमें रनेल और केनारी तो विशेष है, नॉर्वे की जलधारा में भी उसकी मुख्य भूमिका है। आ रहा है समझ में? तो यही है उत्तरी अटलांटिक महासागर में जलधाराओं का क्रमिक विकास, कारण सहित उनका विश्लेषण। अब इसमें जो मैप, डायग्राम और भी मैप बन सकते हैं। और आप मैप बनाने से मत भागिए, डरिए मत, क्योंकि यहाँ पर कला मतलब इंडिकेटिव होता है, सूचक होता है वो। और जैसे एड्रेस किसी को बताया जाए मौखिक या लिखकर, और साथ में एक मानचित्र या डायग्राम भी बना दिया जाए, तो पहुंचने वाले व्यक्ति को बहुत सहूलियत होता है। ठीक उसी प्रकार से मैप, डायग्राम या फ्लो चार्ट उत्तर के श्रृंगार होते हैं, और वो एग्जामिनर को दिखते हैं पहले ही। जैसे प्रत्येक शब्द को पढ़ना गहनता के साथ बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, जिस प्रकार से दिया गया है, तो एग्जामिनर पढ़ते भी हैं। लेकिन फ्लो चार्ट, मैप, डायग्राम वो दिख ही जाते हैं, तो आप अट्रैक्ट करते हैं। आप हमारे कॉपी को बढ़िया से पढ़िए, और तब वो 12 में 9, 10 तक दे सकते हैं। ये केवल भूगोल के लिए नहीं है, किसी भी विषय के प्रश्न में यदि आप उसकी अपेक्षाओं पर खरे उतरते हुए एक बेहतर श्रृंगारिक, बेहतर प्रस्तुतिकरण के साथ जो संबंधित तथ्य और उसके अवधारणाएं हैं उसको अंतर संबंधित करके, यदि आवश्यकता है किसी अंतर विषयक उपागम का अर्थात मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच का, उसको जोड़कर आप देते हैं, तो बहुत शानदार अंक मिलेगा, जो आपके अंतिम रूप से बेहतर रैंक के साथ चयन में निर्णायक भूमिका निभाएगा। मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि बहुत बेहतर अंक प्राप्त कर लेने के बाद इंटरव्यू में कम अंक आने पर भी बेहतर रैंक को सुनिश्चित किया जा सकता है, क्योंकि मेंस बहुत प्रभावी होता है, इस बात को समझिए। और तथ्य और अवधारणा होने के बावजूद भी बेहतर प्रस्तुतिकरण का निर्माण कैसे किया जाए, इसी स्किल को, दक्षता को मैंने संप्रेषित किया। और पहले की तरह ही सबसे पहले यू मस्ट नो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, एग्जैक्ट एंड अप्रोप्रिएट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। मीन्स प्रश्न की मांग क्या है व्यवहारिक रूप से। देन यू हैव टू मेक अ प्रेजेंटेशन। ओबियसली आपके पास कॉपी पे बनाने या क्वेश्चन पे भी प्रेजेंटेशन बनाना मना होता है, क्योंकि इससे आप किसी को दिखा सकते हैं, मतलब नहीं बनाना चाहिए। बट ऐसा प्रैक्टिस करते करते माइंडसेट ऐसा बन जाता है, फ्रेम बन जाता है कि आप उस सीक्वेंस में माइंड में बना लेते हैं कि मैं ऐसे ऐसे अपने उत्तर का विकास करने वाला हूं, इतने शब्दों के आसपास, और हार्डली इस पर 30 सेकेंड से 40 सेकेंड लगेगा। लेकिन तब आपका उत्तर बहुत नियोजित हो जाएगा, प्लान्ड हो जाएगा, भटकाव की स्थिति नहीं होगी, शब्द सीमा आप क्रॉस नहीं करेंगे, और एग्जैक्टली एंड अप्रोप्रिएटली आपको पता होगा कि किन किन तथ्यों को कहाँ कहाँ कैसे कैसे लिखना है, किस प्रकार का डायग्राम देना है, और तब आपको अंक बहुत शानदार मिलेगा ही। तो इसी के साथ इस सेशन को, आज के सेशन को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपने इस रणनीति को सीखा होगा, जाना होगा, समझा होगा। आगे अन्य प्रश्नों पर भी इसको सोचिए, सीखिए। 2019 की मुख्य परीक्षा में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो अन्य प्रश्न पूछे गए हैं,
उसका क्रमशः उत्तर आपको मिलता रहेगा। तो आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।